जमाने के साथ चलना है, पीछे नहीं रहना है। सो जमाना आज का कह रहा है कि दिस अ ग्लोबल विलेज एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ ग्लोबल विलेज। सो इफ वी आर सिटीजन्स ऑफ ग्लोबल विलेज, सो वी हैव टू बी विद देम, देयर इज नो चॉइस। अगर आप चाहें भी तो आप पीछे नहीं रह सकते। अगर पीछे रहेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, जहां से फिर हमें आगे आना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज फ्रेंड्स 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी की डिमांड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जब हम पहले रहते थे 19th 18th सेंचुरी में, तब की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। बट अब 21st सेंचुरी में, सिंस वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, डिमांड्स ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट एंड वी हैव टू मूव अलॉन्ग विद इट। और दूसरी बात जो सर ने बोली, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज, जिन पे सर ने फोकस किया मेनली, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा पुराने जमाने में भी जब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें भी वो वैल्यू एजुकेशन पे बहुत फोकस करते थे, मॉरल साइंस पे बहुत फोकस था उनका, लाइफ स्किल्स पे फोकस था। वॉरफेयर सिखाते थे बच्चों को कि कैसे आपने लड़ाई जीतनी है, एक्चुअल वॉरफेयर कैसे होता है। सो व्हाट इज दैट वॉरफेयर स्किल? ठीक है, तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हम जहां थे 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, वो स्किल्स भी आज भी चाहिए। इट इज नॉट दैट इज टोटली आउटडेटेड, वो आज भी चाहिए, और हमें उनको भी साथ लेके और नए जमाने को भी देखना है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपसे चाहती है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Number 1, think that you are a global citizen. Number 2, the life skills and values which are given to us by centuries, they also have to be carried along to be successful in life. हम जो कुछ भी पढ़ते हैं स्कूल में, आप प्रिंसिपल्स हैं, आपके टीचर्स, आप भी कभी टीचर रहे हैं, हम सारे टीचर्स हैं बेसिकली। सो हम जब टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, आज की 21st सेंचुरी में वो स्किल्स जो हम पहले देते रहे हैं बच्चों को, उनके साथ साथ आपको नई स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, लाइफ स्किल्स, आपकी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, ये सब साथ चलेगा, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा, चाहे आपकी 22nd 23rd सेंचुरी हो जाए, ये चीजें चलेंगी ही साथ। इनके साथ आपको 21st सेंचुरी में क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली योर ओन मदर टंग। नंबर 1, यू थिंक इन मदर टंग एंड देन स्पीक। हमें जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे जहन में जो भी आता है हमारी अपनी लैंग्वेज में ही आता है, मदर टंग में। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी चाहती है कि आप अपनी मदर टंग भी यूज करें। ठीक है, उसी में सोचें, उसी में दिमाग लगाएं, और उसके बाद सिंस वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, पूरे संसार की लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, सो हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा इंग्लिश को भी, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ अनंतनाग में नहीं रहेगा, वो यहाँ रह भी सकते हैं कुछ बच्चे। अगर आपके पास 1000 बच्चा है, उसमें से कुछ बच्चे यहाँ रहेंगे, कुछ श्रीनगर जाएंगे, कुछ दिल्ली जाएंगे, कुछ बॉम्बे जाएंगे, कुछ अमेरिका जाएंगे, कुछ यूके जाएंगे, कहीं भी जा सकता है बच्चा। तो आपको सिर्फ बच्चे को यहीं के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, दुनिया में किसी भी कोने में बच्चा चला जाए, हमारा बच्चा वहां सक्सेसफुल होना चाहिए। दैट शुड बी एम ऑफ द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स। स्कूल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। कभी मत ये सोचिए कि मैं तो क्लास में जाता नहीं हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, तो टीचर पढ़ा रही है, अगर वो अच्छा पढ़ाएगी रिजल्ट अच्छा आएगा, और अगर रिजल्ट खराब आ गया तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अच्छा आ गया तो प्रिंसिपल ने अच्छा काम किया है। ये एटीट्यूड गलत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर से पहचानी जाती है। इफ द लीडर इज ऑलवेज ऑन टोज। कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स होते हैं जो अपने एसी रूम्स में बैठ जाते हैं और वो बाहर जाने का कष्ट नहीं करते, सिर्फ थ्योरी में बिलीव करते हैं। राइटिंग में दे दिया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, करते हैं ना कई लोग ऐसा। बट इन द 21st सेंचुरी द लीडर हैज टू लीड। लीडर को क्यों लीडर बोला जाता है? ही हैज टू लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक है,
लीडर का फर्ज है कि अगर उसके टीचर की कोई गलती हो भी गई, ही शुड बी देयर एट हिज बैक टू सपोर्ट हिम। ठीक है, आप अपनी पॉलिसीज बनाइए, मेथडोलॉजी, पेडागोजी अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, आपकी मदर टंग भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बच्चे को समझ आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, ही विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट। सो उस पर्पज से प्रिंसिपल का जो मेन काम है, आप पॉलिसीज, ये नहीं है कि प्रिंसिपल ने अकेले अपने रूम में बैठ के पॉलिसी बना दिया, नो, नॉट एट ऑल। You need to evolve the policies and pedagogies. Evolve means you have to involve your teachers. Take a staff meeting, take a group of meeting, like coordinators are there, HODs are there, sit with them and then decide that which subject will have what pedagogy. Every subject has different pedagogy. मैथ्स को आप डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, इंग्लिश डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, सोशल साइंस अलग है तरीका उनका पढ़ाने का। जो पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़ी है आप लोगों ने किसी ने? इससे पहले भी नहीं, ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो अब आई है 2020 में। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कभी? बेस तो होना चाहिए ना, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम द प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू द न्यू वन। तो पुरानी में भी अच्छी चीजें हैं। पुरानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एज अ प्रिंसिपल मैंने अपने सारे स्टाफ को सब्जेक्ट वाइज, उसमें बहुत अच्छा सब्जेक्ट वाइज दिया है कि कैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है एंड एट विच लेवल। प्राइमरी लेवल में कैसे पढ़ाना है, मिडिल सेक्शन में कैसे पढ़ाना है, 9th, 10th, 11th, 12th में कैसे पढ़ाना है, what are the systems, what are the pedagogies, how we are going to teach, right? तो I think before going to new national policy, आप उस पे एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा। It is available on internet. आप ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी डालेंगे तो उसमें आ जाएगा वो आपका। उसमें आप सारा मत पढ़िए, आप ये मत बोलिए कि मैडम बोल गई सारा पढ़ लो, इतना लंबा 400 पेज का डॉक्यूमेंट है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम ओनली सेइंग कि आप अपने सब्जेक्ट का, अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो वो इंग्लिश वाले पोर्शन में आप जाइए और उसमें देखिए कि उन्होंने प्राइमरी को क्या दिया है सिस्टम्स पढ़ाने का, मिडिल को क्या दिया है, सीनियर्स को क्या दिया है, वो हर सब्जेक्ट का है। तो वो जरूर प्लीज पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन दैट। I hope I'm clear till here. So we were talking about communication. So why English is important, I have explained it to you, right? So according to new education policy till class 8, you must use your mother tongue and English, both. By the time the child reaches class 9, he should be able to speak English, he should be able to express himself in English. Right? Yeah. And why communication is required? If we are not able to communicate with each other, हम एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चाहे जितना मर्जी आता हो, I may be MPhil, I may be PhD, मैंने बहुत पढ़ाई किया, सबने बहुत पढ़ाई किया है, all principals, they are all very well educated, but if they are not able to speak on the stage and convey their message, education has no meaning. घर में भी आप अपने बच्चों से भी कम्युनिकेट करते हैं। छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले तो बच्चा कम्युनिकेशन घर से सीखता है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स घर से ही डेवलप होती है, तो वो पेरेंट्स देते हैं बच्चों को। व्हेन द चाइल्ड कम्स टू स्कूल, उसको आप कैसे डील करेंगे, दिस इज व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर, राइट? सो सेकेंड सी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी का, वो है कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग। ये लीडरशिप का मेन रोल है, टीम बिल्डिंग। हाउ इज गोइंग टू बिल्ड दिस टीम? एक प्रिंसिपल और लीडर अगर टीम अपनी बिल्ड नहीं कर पा रहा है, द स्कूल कैन नॉट डू वेल। स्कूल में हर टीचर स्कूल का इनसिंक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यूज से। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है, मेथडोलॉजी होती है, पेडागोजी होती है, वो आप सबको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे टीचर्स को दे पाएंगे, राइट? मैं टीचर्स को कुछ नहीं दे पाऊंगा अगर मेरे पास वो चीज नहीं है। सो मेरे टीचर्स ने कैसे पढ़ाना है ये सब्जेक्ट, वो हम इकट्ठे मिलके इवॉल्व करेंगे पॉलिसी
ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड देन वो फाइनली आप लिख देंगे और उसके बाद उन टीचर्स के साइन करवा लेंगे जो भी आपके उस सब्जेक्ट के टीचर्स है, और वो नया टीचर कोई आएगा उसको भी ओरिएंटेशन करके वो बताएंगे आप। क्योंकि जनरली क्या होता है, स्कूल में नया टीचर आया उसको बेचारे को पकड़ा देते हैं लेसन प्लानिंग कि पुराने टीचर का ये लेसन बुक पकड़ लीजिए और पढ़ा लीजिए इसके हिसाब से। दैट इज नॉट द वे। उसकी प्रॉपर आप एक दिन ओरिएंटेशन कीजिए, उसको समझाइए कि हमारे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में ऐसे पढ़ाना है, मिडिल सेक्शन में ऐसे पढ़ाना है, सीनियर में ऐसे पढ़ाना है, दीज आर द रिसोर्सेज यू हैव इन द स्कूल। कई रिसोर्सेज स्कूल में होते हैं, कई क्लास में होते हैं, कई रिसोर्सेज टीचर्स को खुद अरेंज करने हैं, अपने खुद बनाने हैं। जैसे पीपीटी वगैरह तो टीचर खुद बनाएगा ना अपनी, और वो कैसे बनाएगा वो सब चीजें आप उस टीचर को कम से कम 2 या 3 घंटे बैठिए, उसके साथ एचओडी बैठेगा, प्रिंसिपल बैठेगा, तब उसको क्लास में भेजिए आप। सो बिफोर दैट प्लीज डोंट सेंड एनीबडी, क्योंकि वो पुराने स्कूल से क्या सीख के आया हमें नहीं पता, हमारे स्कूल का सिस्टम फॉलो होना चाहिए। सो उसके लिए हमें आप, आई नो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा डिसिप्लिन है, तो ये भी डिसिप्लिन एक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल में डाल लीजिए। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो नया आदमी आता है दैट पर्सन विल हैव गुड इंप्रेशन ऑफ योर स्कूल, प्लस वो आपके सिस्टम में ढल जाएगा। अपने सिस्टम में तो ढालना ही पड़ेगा ना जो नया आदमी आया है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को आपका नहीं पता कुछ भी आपके सिस्टम का, मैं आपको कन्वे नहीं कर पाऊंगी कुछ, मैं तो आपको बड़ी हाई फाई बातें बोल के चली जाऊंगी। तो देयर आर वेरी हाई फंडास, बड़ी अच्छी लैंग्वेज बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। हम अगर छोटे से अपना काम शुरू करें, अगर जो मैं बोल के जाऊंगी उसमें से आप 5 चीजें भी अप्लाई कर देंगे अपने स्कूल में, आई थिंक दैट विल बी वंडरफुल। ठीक है, तो दूसरा है कोलैबोरेशन, एंड लीडर ऑलवेज हैज टू लीड बाय एग्जांपल। प्रिंसिपल हैज टू बी अ गुड टीचर हिमसेल्फ। आप क्लास में कभी कभी जाइए, रोज नहीं जाने की जरूरत, क्लासेस ऑब्जर्व कीजिए टीचर्स का कि कैसे जो आपने मेथोडोलॉजी दी है वो टीचर फॉलो भी कर रहा है क्लास में कि नहीं। अदरवाइज आपने तो सारा कुछ राइटिंग में थ्योरी दे दिया, बट द टीचर हैज नॉट फॉलोड इट इन द क्लास, सो दैट हैज नो वैल्यू। ठीक है, तो आज आप जो भी पॉलिसीज लेके जाएंगे, जो भी सिस्टम लेके जाएंगे, वो आप राइटिंग में डालेंगे, स्कूल में सबके साइन कराएंगे, उनको समझाएंगे टीचर्स को, एंड देन यू विल विजिट देयर क्लास विद अ शीट ऑफ ऑब्जर्वेशन शीट, और उसमें वो लिखेंगे कि टीचर फॉलो भी कर रहा है कि नहीं। और अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो एक बार उसको सजेशन दीजिए, बिकॉज टीचर प्रिंसिपल इज अ फैसिलिटेटर, उसको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है सिस्टम को और टीचर्स को, हाउ दे आर गोइंग टू गो अबाउट इट। तो वो आप उसमें लिख दीजिए कि प्लीज सजेशन दे दीजिए अपना कि ये सजेशन है हमारा, ऐसे पढ़ाइए, आप ऐसे पढ़ाइए, या आप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, या बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स भी दीजिए, व्हाई नॉट। ठीक है, अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और आपने भी कुछ सीख लिया उससे एज प्रिंसिपल, प्लीज गिव कॉम्प्लीमेंट्स, बी लिबरल इन योर कॉम्प्लीमेंट्स। ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट अगर उसकी कोई गलती है तो वो भी आप बताइए। लीडर इज मेंट फॉर दैट, उसको ठीक करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार प्रिंसिपल सोचते हैं मेरे को क्या लेना किसी से बिगाड़ के, बट यू आर एट अ पोजिशन, यू हैव टू बी हार्श समटाइम्स। But always remember, you are their leader, you are not their boss. Principal is only first among equals, like your Prime Minister is first among your Council of Ministers, Cabinet. He is not their boss. So in the same manner, principals should always keep in mind, you are first among equals, you are also a teacher. Only thing is your experience is more and you can contribute more, right? And secondly, you are not supposed to be passive leader. पैसिव का मतलब है कि ये नहीं कि मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, वहीं टीचर को बुला लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया। अरे भैया, you should be on your toes the whole day long. Till the time your children are in the school, आप अपनी टोज पे रहिए। किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल इस टाइम कहाँ है स्कूल में, कौन सी क्लासरूम में है, कौन से बिल्डिंग में है, मे बी इज इन अकाउंट्स ऑफिस, मे बी इज इन सम क्लास 10th और 12th और जूनियर क्लास, एनीवेयर। अगर लोगों को सबको पता है कि प्रिंसिपल सर इस टाइम राउंड पे आ रहे हैं, तो फिर आपका काम नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी वेरी स्मार्ट दीस डेज। सो आप अपने आप को टोज पे रखिए, और लीडर टोज पे रहेगा तो स्कूल भी आपका पूरा टोज पे रहेगा।
So collaboration it is not only the bossgiri, we are one of them as principals, and we need to evolve rules and regulations, the pedagogies and the methodology, how we are going to teach, and what is the classroom management system. It is not only how we are going to teach, it is how I am going to manage my classroom, the classroom management. कई बार बच्चे ही शरारती होते हैं क्लास में, कहीं आप राउंड पे जाइए तो एक क्लास शोर मचा रही है, क्यों शोर मचा रही है? टीचर इज प्रेजेंट इन द स्कूल, इन द क्लास ऑल्सो, और वो भी जोर जोर से टेबल पे अपने हाथ मार रहा है, प्लीज कीप क्वाइट, पर बच्चे चुप नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन? आपके हर स्कूल में एक दो टीचर्स ऐसे होते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो क्या रीजन है, क्यों होते हैं ऐसे? कोई बताएगा? हाँ जी. हाँ, कई टीचर्स बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, ओवर फ्रेंडली. दैट इज नॉट करेक्ट. और क्या रीजन हो सकता है? Passiveness of teachers. Pessimism. Anything else? What I feel, the teacher is not prepared at all. She has not prepared her lesson. मेरे को कल अगर कोई भी चैप्टर पढ़ाना है, I have to be prepared as a teacher. My resources, मेरी PPT, या मैंने कोई ऑनलाइन कुछ उसका वीडियो देखा है. आपको मालूम है कि CBSE और NCERT के बहुत से सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हैं, मालूम है आपको? आप देखते हैं, वो बच्चों को रेफर भी करते हैं. हाँ, वो अवेलेबल हैं सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है. आप वेबसाइट पे जाइए, NCERT की ई-पाठशाला, यू कैन नोट डाउन, ई-पाठशाला, दीक्षा and Swayam. You have very good material which is relevant for the whole of the country, including you. Okay? तो वो that is a very good resource for the teachers. आप बुक में पढ़ते हैं, कई बार कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, एज अ टीचर ऑल्सो. हो सकता है जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचर ने मुझे समझाया और वो मेरा टीचर बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं था, मेरे को समझ नहीं आया, पर मैंने उस टाइम रट्टा मारा और पास हो गया. ठीक है, बट अब तो आपको पढ़ाना है, अब आपको बच्चों को देना है. बच्चे भी अगर यही कहेंगे इस टीचर ने मेरे को ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया, आपको ये बात तो नहीं सुननी है किसी भी टीचर को. तो what we are supposed to do, we should collect material, we should go to videos, we should go to Khan Academy is also there. That is also free of cost. Please note down Khan Academy. For senior classes, his notes are beautiful. So before going to class, आप इनमें से अपना वीडियो चूज कर लीजिए. और अगर आपके पास ऐसे, आपके पास मुझे लगता है हर स्कूल में होंगे ये चीजें. हाँ, तो हर स्कूल में है, तो आप प्रिंसिपल को आपको रिक्वेस्ट करें टीचर्स कि हमें ये दिखाना है वीडियो बच्चों को, तो आप एक रूम ऐसा बना लीजिए जहाँ ये सिस्टम कर लीजिए, वहां बच्चों को ले जाइए और दिखा दीजिए, और वो चैप्टर वहीं पे पढ़ाइए आप अपने बच्चों को. तो हम रिसोर्सेज की कमी को ये नहीं कि हाईलाइट करें, वापस ये नहीं है वो नहीं है. प्लीज डोंट डू दैट. अगर एक रूम में भी ये सब सिस्टम अवेलेबल है, आप उस रूम में प्रिंसिपल को बता के अपनी क्लास को ले जाइए और वहां पे वो चैप्टर पढ़ा दीजिए. पर वो आप तभी करेंगे अगर आप एक्टिव हैं और अपना लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो आप अपने लेसन, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना चाहिए, आना चाहिए जवाब देना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके आई डोंट नो दिस आंसर, आई गेट बैक टुमारो और डे आफ्टर, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स. टीचर शुड मेक इट पॉइंट कि अगर मैंने बोल दिया है कि मैं कल इसका जवाब दूंगा तो दूंगा, नहीं तो बच्चे उस टीचर को सीरियसली नहीं लेंगे. राइट? सो टीम बिल्डिंग हमेशा बनती है विश्वास से. एक ट्रस्ट प्रिंसिपल को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स हैं. उनमें ये ट्रस्ट जरूर क्रिएट करना है कि जो भी मेरी स्कूल की मेथोडोलॉजी है सब कुछ मैं करूंगा, एज अ टीचर मैं करूंगा. बट सपोजिंग कहीं में कुछ गलत हो गया, आदमी है ना, कुछ भी गलत हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो उस केस में मेरा प्रिंसिपल मेरी सपोर्ट में है, मेरे पीछे खड़ा है. ये फीलिंग टीचर्स में होना बहुत जरूरी है. अगर प्रिंसिपल आपसे गलती हो गई, प्रिंसिपल ने कह दिया ये तो तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारा ही फॉल्ट है,
100% responsibility and accountability is yours. You are at fault and you are being punished for that, right? But अगर हमने कॉमन लेवल पे एक मीटिंग करके वो पॉलिसी डिसाइड की है, उसमें कुछ गलत हो गया या मेरे में कमी रह गई एज अ टीचर, वो पूरा नहीं मैं कर पाया, तो मेरा प्रिंसिपल को मेरे साथ होना है और मेरे को एक चांस देना है कि नहीं, यू शुड इम्प्रूव अपॉन दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज बिकॉज आई एम अ फैसिलिटेटर. प्रिंसिपल इज अ फैसिलिटेटर. किसी भी चीज को फैसिलिटेट करते हैं, मॉडरेट करते हैं, राइट? तो मेरे को उसको ये बताना है कि आपको इसको ऐसे करना है. ट्राई टू डू इट लाइक दिस सो यू मे सक्सीड, राइट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग. और अगर वो आफ्टर सजेशंस भी कुछ गलत करता है, देन इट इज डिफरेंट. देन यू हैव टू टेक द पर्सन टू टास्क. बट एक बार नहीं कि फर्स्ट टाइम किसी से कुछ गलती हो गई तो उसको आप पनिश कर दो. तो ये जो फीलिंग है ट्रस्ट की कि माई प्रिंसिपल इज देयर एट माई बैक एंड आई कैन इनोवेट, आई कैन क्रिएट समथिंग, आई कैन डू समथिंग, दैट शुड बी देयर इन द इंस्टीट्यूशन. दैट इज टीम बिल्डिंग. और आप अपने कोर कॉम्पिटेंसीज पे काम कीजिए. कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स एवरीबडी हैज सम क्वालिटी. कई बार एक फीलिंग आती है ना, लो फीलिंग. कई बार लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लो फीलिंग आ जाती है कि आई एम गुड फॉर नथिंग. आपसे काम नहीं हो पाया तो आपको ना वो आ जाएगा, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता ये काम. ये होता है ना कभी लोगों में, है ना? ये भी होगा कि आपको मैंने बोल दिया कि बेटा आपको स्टेज पे जाके बोलना है आज तो, और उसमें वो बच्चा अंदर से घबरा गया, बोल नहीं पाया, कुछ हो गया, तो ही फील्स कि नहीं मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ जैसे दूसरे बोल पा रहे हैं. तो वो जो लो एस्टीम आ जाती है ना आदमी में, दैट इज रॉन्ग. अगर आ भी गई है किसी में तो एज अ लीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उस लो स्ट्रीम से हाई स्ट्रीम में लेके जाने का, उसको बकअप करने का. नो, यू कैन डू इट, यू डू इट दिस वे. सपोर्ट करो, हेल्प करो, ट्रेन करो. ठीक है? सो आप हम लोग लीडर्स हैं, बॉसेस नहीं हैं. ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू क्रिएट योर टीम. और वो टीम जब आपकी एक बार बन जाएगी तो वो आपके लिए जीने मरने को तैयार हो जाते हैं. राइट? द कोलैबोरेशन इज क्लियर टू एवरीबडी. एंड कोलैबोरेशन में कई बार आपको बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है. राइट? कोई सुनना है, किसी की सुननी भी पड़ती है, कई बार सुनाना भी पड़ता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोस थिंग्स. Now the third thing which is required in 21st century is critically analyzing every situation. Critical analysis. So what is critical analysis? अब हम आपको बता रहे थे कि जो आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेक्चर मेथड. सी हाउ टू टीच, डिफरेंट मेथड्स आर देयर. व्हाट डिफरेंट? नंबर 1 इज लेक्चर मेथड. कि आप खड़े हो गए यहाँ पे और आपने लेक्चर दे दिया एंड यू फील एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. दैट इज व्हाट. नंबर 2, आई क्रिएट स्मॉल ग्रुप्स इन द क्लास. इफ 40 चिल्ड्रन आर देयर, 8 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, 5 ग्रुप बन गए और उनको डिफरेंट स्टाइल में सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया क्लास में. एंड टॉपिक्स दे दिए, अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिया, सबको टॉपिक दे दिया और लेट देम डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, लेट देम डू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. और जब आप छोटा ग्रुप बनाएंगे ना, जब आपका 40 बच्चों का ग्रुप है और सामने आके बोलना है, बच्चों को शर्म आ सकती है, बच्चे फील कर सकते हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. बट जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, 5-6 फ्रेंड्स के साथ, हर बच्चा बोलता है, हर आदमी बोलता है उस टाइम. ठीक है? तो अगर आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप में दे पाते हैं और आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू लोग पसंद करते हैं, लेते हैं और कहते हैं ओके वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर आइडिया ऑन हिज आइडिया. ठीक है? और आप उस आइडिया की, क्योंकि ग्रुप में भी डिफरेंट, अगर 8 बच्चे हैं, किसी में लीडरशिप क्वालिटीज है, किसी में रिसर्च क्वालिटी है, किसी में बोलना अच्छा आता है, कोई अच्छा टीम बिल्डर है, तो हर बच्चे की अपनी उस क्वालिटी को लीडर में होना चाहिए कि मैं उसको कैसे टैप करूं. जो बच्चा रिसर्च में अच्छा है, ऑनलाइन जर्नल, उसको वही काम दो, क्योंकि लीडर भी एक बच्चा ही होगा ना जो आपके स्टूडेंट्स होंगे. तो उनको सबको एक एक काम देके तो हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया, हर बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा, हर बच्चा बोलेगा, हर बच्चा एक दूसरे से एडजस्ट करेगा. जब आप बोल रहे होंगे तो मैं सुनूंगी, मैं बोलूंगी तो आप सुनेंगे. राइट? दे विल लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, हाउ टू स्पीक, हाउ टू डू ग्रुप डिस्कशन. आप कहीं भी आजकल चले जाइए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रुप डिस्कशंस होते हैं इंटरव्यूज में, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, और ग्रुप डिस्कशंस में हाफ ऑफ द पीपल आर एलिमिनेटेड.
क्योंकि वो बोल ही नहीं पाते हैं। 8 बच्चों का ग्रुप है, एक बच्चा बोल ही नहीं पाता है, तो उसको वो क्यों आगे लेके जाएंगे? तो ये क्वालिटी भी हमें बच्चों को देनी है, ठीक है। तो बच्चे ऐसे इकट्ठे होकर अगर ऐसे काम किया जाए, ये भी एक मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की, ठीक है। और एक मेथोडोलॉजी ये है कि हम बच्चों को बोले, ग्रुप्स को बोले कि आप जी रीड दिस लेसन, मेक अ पीपीटी, गो टू खान अकेडमी वेबसाइट एंड चेक दिस लेक्चर, राइट। और वो लेक्चर में बच्चा कुछ तो सीखेगा ना जब सुनेगा। वो कहते हैं ना कि आई सी आई अंडरस्टैंड 10%, आई हियर आई अंडरस्टैंड 20 or 30%, I do it with my own hands, I understand 100%. So the methodology is to do something with your own hands, action oriented, hands on approach, ठीक है। तो बच्चे आजकल, बच्चे के बड़े भी, अब जो चीज हम अपने हाथ से करते हैं हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। अगर हम किसी और को बोलते हैं कि भैया मेरी पीपीटी बना देना, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल विल नॉट बी दैट। मैं अपनी पीपीटी खुद पढ़ के खुद अगर अंडरस्टैंड करके बनाऊंगी तो मैं बिना देखे भी मेरे को पता है कि मैंने क्या लिखा है, राइट। सो हैंड्स ऑन अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 21st century एंड इन योर, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 21st century, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये सब चीजें आपको इसमें करनी है। सो क्रिटिकल एनालिसिस इज केस स्टडीज का आपने सुना होगा, जो बड़े बड़े आईएम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी कंट्री में भी जो आईएम्स हैं और दूसरी कंट्रीज में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी केस स्टडीज ली जाती है। कोई भी केस ले लिया, उसको आप उसके प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, उसकी डिस्कशन, व्हाई इट हैपेंड, द रीजन, द इश्यूज, सब कुछ आप निकालेंगे। जैसे आप देखिए that girl यूसुफ हलाला, क्या नाम है? मलाला यूसुफ। यस, मलाला यूसुफ। उसकी केस स्टडी कीजिए आप। सपोजिंग आई गिव यू द केस स्टडी ऑफ दैट गर्ल, आपको प्रॉपर राइटअप दे दिया, हु इज दैट गर्ल एंड व्हाट शी डिड एंड वेयर डिड शी बिलोंग टू, एवरीथिंग आई हैव गिवन, बट हाउ डिड शी बिकम फेमस? उस टाइप से काफी बच्चों ने उस टाइप कुर्बानियां दी हैं, जैसा यूसुफ हलाला का था, शी वांटेड एजुकेशन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। और भी बच्चे थे, बट उनका कहीं नाम नहीं है, सिर्फ इस बच्चे का नाम है। क्यों? रोल ऑफ मास मीडिया, बिकॉज वो न्यूज बीबीसी ने दे दिया सबसे पहले, बीबीसी ने दिया था ना वो न्यूज सबसे पहले कि बच्ची का ये हो गया और वो हो गया, और अब उसको देखो पीस प्राइज, नोबेल प्राइज मिला, राइट। तो ये आपका जो भी मास मीडिया में चलता है, वी आर इफेक्टेड, कोई गवर्नमेंट से ओरिएंटेड होता है, कोई ऑपोजिशन से ओरिएंटेड होता है, राइट। बट हमें तो अपना व्यू क्रिटिकली एनालाइज करना है, देखो दोनों का सुनना है। गवर्नमेंट का व्यू भी सुन लिया, जो भी मास मीडिया में आ रहा है, टीवी में न्यूज आ रही है, हम सब कुछ सुन रहे हैं, बट जो ऑपोजिशन कह रही है वो भी हमें सुनना है, दोनों चीजें सुननी है। फिर उसके बाद हमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं कि व्हाट इज द इशू। आप इशू लिखिएगी, दिस इज द मेन इशू फॉर दिस रीजन, फॉर दिस वॉट एवर इज द केस। उसके बाद उसके क्या क्या हम सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया ना, ये आपका स्किल है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आपने कोई इशू लिया, उसका आइडेंटिफाई द इशू, राइट डाउन द इशू, और उस इशू के बाद आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए, सजेशंस ढूंढिए, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ गए डिस्कशन के बाद सबसे। उन सॉल्यूशंस का हर एक सॉल्यूशन का आप ढूंढेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। 3 सॉल्यूशंस के आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे ऑन द पेपर, और उसके बाद जिसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं आप वो वाला सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे। इजंट इट? ऐसा ही करते हैं आप डेली लाइफ में कि नहीं? डेली लाइफ में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, या तो आप उदास हो जाते हो क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, आपकी यू हैव लो एस्टीम एंड समटाइम्स यू फील वेरी हेल्पलेस कि देखो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है ये काम, राइट। या आप एग्रेसिव हो जाएंगे। सेकेंड सिचुएशन इज यू बिकम वेरी एग्रेसिव कि नहीं मेरे को तो नहीं करना है, मेरे को नहीं आता है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। समटाइम्स यू बिकम एग्रेसिव, बट व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग अ सिचुएशन? Best way is listen to everyone, discuss with others, and then come out with solutions
और उन सॉल्यूशंस को भी आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए और उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकालिए और अल्टीमेटली टेक अ सॉल्यूशन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ एडवांटेजेस. बट यू हैव टू इन्वॉल्व पीपल. You have to evolve whatever decisions you are going to, whatever policy you are going to take up on the basis of talking to your people. आप स्टाफ मीटिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने स्टाफ को, वर्बली देते हैं, और उसमें कोई उठ के बहुत अच्छी सजेशन दे देता है आपको, कोई बहुत अच्छा आइडिया दे देता है. ऑलवेज गिव ओनरशिप ऑफ दैट सजेशन टू दैट पर्सन कि ये मिस्टर अशरफ ने हमें ये वाला सजेशन दिया है, वी आर गोइंग टू टेक अप दिस सजेशन एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर वॉट एवर केस ऑन दिस हिज सजेशन. सो इज द ओनर ऑफ द आइडिया. ये नहीं है कि वो फिर प्रिंसिपल का आइडिया हो गया कि मैंने किया था, मैंने कहा था. You give ownership and believe me, next time also that person will find new ways, new methods and he will come out with more number of suggestions. लोगों को चुप नहीं करवाना है, क्योंकि अगर आपने कर दिया कि नहीं ये तो हमने सजेशन ले लिया, उसके बाद उस आदमी का नाम ही नहीं है कहीं पे भी उस आइडिया का, उस आदमी का, तो वो तो आगे से आपको कभी कोई आइडिया नहीं देंगे, ना ही कोई सजेशन देंगे, ना ही अपने आप को कोशिश करेंगे उभारने की. ठीक है, तो हर आदमी को डेवलप करना है ना. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर टू डेवलप एवरीबडी. So please give ownership of that idea to him, and in class when you are doing the project work, let the leader, student leader, give ownership of idea to that particular child. Okay, so this is human relationship and how you are going to develop trust in your staff. Staff को आप पे trust होना बहुत जरूरी है. अगर एक दूसरे पे trust नहीं होगा तो then you will not be able to move forward. So I think now critical analysis is clear to everybody. And how, what are the steps we are going to follow for critical analysis? Clear everyone at the back? पीछे सबको आ गया समझ? Or should I repeat it? Okay, thank you. So then the fourth important pillar of 21st century is creating. You all must have heard about Skill India, Startup India. What is Startup India? And what is Skill India? Startup India is when the students are, they are doing their MBAs from IIM or Harvard or Oxford, but then ultimately they are becoming entrepreneurship instead of taking up jobs. So entrepreneurship means he has a very good idea, he is evolved some very good idea, and he is starting his own business where he can give job to so many people. So you are contributing towards the society. अगर मेरे को Amazon में मैंने जॉब कर लिया तो that money I am only going to get and I am working for them. But if I start my own entrepreneur and become entrepreneur and start my own business, give employment to so many people, so that is a better thing to do, right? So that is your startup. Means I have started up a new venture, new organization. जैसे आपके स्कूल भी हैं, किसी ने तो सोचा होगा कि मेरे को अपना एजुकेशन देना है सोसाइटी को, किसी ने ये फीलिंग आई होगी कि नहीं आई मस्ट डू समथिंग, कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी. किसी को तो फीलिंग आया ना, उन्होंने स्कूल शुरू कर दिया, एक स्कूल शुरू किया फिर और स्कूल्स भी हो गए. सो दिस इज व्हाट इज स्टार्टअप. Instead of depending on the government only for everything, you yourself are creating jobs for people, doing something for people, for the community. So if you are able to create ultimately something for the society, so that is the aim of 21st century. Am I clear? All the 4 points are clear? Yes. Number 1, communication. Number 2, collaboration. Number 3, critically analyzing every situation. Number 4 is creating something new. अगर ये 4 चीजें आप कर पाएंगे, you are in sync with new education policy. क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैंड्स ऑन अप्रोच पे ही डिपेंड करता है, राइट? सो अब हम आपको टिपिकल जो उसमें है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो बताते हैं. सो दिस इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE.
This starts because as principals we must know what is at the basic level, that is nursery, lower KG and KG. That is ECCE. So how what methodology and pedagogy we are going to adopt for small classes for ECCE level. So there the teacher, there's various methods, your Montessori system is there, yes. And what are the other systems for junior, for these classes, ECCE? One is Italian system also, okay? So you can study that, and both the systems together, if you are a coordinator of Montessori section, they go through, and whatever is the best, you should take out. I have studied both. So what I found common was that whatever the children are doing, एक तो आपका according to new education policy, mother tongue, mother language has to be used. Generally in English medium schools, public schools, we try to teach our children, small children, because they will not understand English also. So we try to let them teach through the gestures, through the actions. अगर आपको sit down सिखाना है तो आप बैठ जाइए और बच्चों को दिखाइए I am sitting down, so they will understand sit down. This is how we are teaching now at the moment, right? So you are not going to delete it at all. We are going to use this methodology also, but then mother tongue also, according to new education policy, can be used to teach small children and through activity, right? So the concept of tall and small, if you have to make one tall child stand, make some small child stand, they will understand better what is small and what is, or maybe some objects we can show them, right? In the class, we have pencils, we have rubbers, we have so many things in the class only, so you can show those things. So this is how, whatever resources are available in the class, please use those. Then Anganwadi centers, this is for the government sector basically, but Anganwadis are in the villages, small places, where you have one teacher who is well trained by the government. So according to new education policy, the education of these Anganwadi teachers will be strengthened, will be made more practical, right? Then regular health checkups are going to be there for small children. For the whole school rather, it is required, and health card has to be prepared, which has to be shared with the parent. So the parent also knows my child has twice a year some doctors or nurses should come to the school, and rest of the time the class teacher is the best person to check all these things. If anybody has, the child is not able to speak, you must inform the parent that he is not able to pronounce a particular word, he is not able to speak. Speech therapists are there, so they can, take their child there. The school does not go there, to the doctors, but then the school, the teacher's responsibility is to inform the parent in writing that this is the problem I am facing. कोई बच्चा है आपका पीछे से उसको नजर ही नहीं आ रहा है, वो बार-बार आगे आता है, और हम सोचते हैं maybe it is a discipline issue. बच्चा तंग कर रहा है क्लास में, वो खड़ा होके अपने टीचर पढ़ा रहा है और आगे आ रहा है, but maybe he is not able to see the blackboard. आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि एक बच्चा बार बार पीछे से आ रहा है अगर आगे, तो क्यों आ रहा है? इधर इट इज इनडिसिप्लिन, बच्चा वैसा है कि हाइपर एक्टिव है, कई बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, भागे दौड़े फिरते हैं क्लास में, है ना? तो बट फॉर अ टीचर इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल. बच्चा बार बार आगे आ रहा है, यू ट्राई टू फाइंड आउट क्यों वो आगे आ रहा है. मे बी उसकी आईसाइट वीक है एंड ही इज नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, मे बी ही वांट्स टू सीक अटेंशन. कई बच्चे ऐसे भी इसलिए भी शरारत करते हैं, they just want to seek attention. So for these things the teachers should have. Teacher is the first counselor in the school. वैसे आपका स्कूल में काउंसलर भी होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो आपका जो क्लास टीचर है he is supposed to be the best counselor, because उसको पता है कि उसका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है क्लास में. अगेन केस स्टडी, उस बच्चे की केस स्टडी कीजिए कि why he is doing this, what is the reason, maybe he needs medical help. So this is the responsibility. She is not only there to teach. Teacher is always there to look after the children also, their problems, identify their issues. I must know my children when I am in class, each child. So then next is open and distance learning. Now during our times, if somebody used to study through correspondence or open school, we used to feel कि अच्छा इसको एडमिशन नहीं मिला होगा, नालायक होगा या कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे के साथ. Not necessarily. Now these days, online teaching in pandemic, all of you have seen, has become the norm of life.
So now open schools are also there where the child does not have to go physically to the school. He can study through so he can study through online, or he can go to, he can take online courses also, right? Sorry for this delay. So he can go for online classes, and you can promote also. If somebody is not able to pay the fees or some problem is there, maybe he has failed in your pre-boards or something, let him appear privately. He can do that. So take care of these, and even higher courses also, coding. That the most important thing in 21st century is coding. All of you must have heard, and even CBSE is also looking after the coding part. Even UFIS books, which people are going to follow, they also have coding. Whereas, they will understand how to use artificial intelligence. What is artificial intelligence? Now, during our times, everything we used to keep in our mind. But हर चीज अब हम इतना ज्यादा vast knowledge हो गया है, we cannot keep in our minds. So how are we going to retain it? How are we going to learn? So that is through coding we are going to learn, right? So that is also the syllabus of class 9th and 10th. So coding is very important these days, which you must learn. So learning needs of young people are very important. We must understand what do these young children want and what we have to give them. The teacher has to be very clear, and the principal also has to be very clear that what does he want in this school. स्कूल एक जो दिखता है वो प्रिंसिपल जैसे है वैसा ही दिखता है. This you must understand. So accountability has to be fixed with the teachers. जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकाउंटेबिलिटी वहां पे है, जो प्रिंसिपल की है वो प्रिंसिपल के पास है अकाउंटेबिलिटी. अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी को अच्छे से कीजिए, दैट्स इम्पोर्टेंट. और अगर आपको कोई गलती भी हो गई है, कुछ भी हो गया है, प्रिंसिपल ने डांट भी दिया है, समटाइम्स यू हैव टू यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन हार्श वर्ड्स आल्सो. इफ यू आर रॉन्ग, देन डू नॉट बी रिएक्टिव. सम पीपल आर वेरी रिएक्टिव और एग्रेसिव. इमीडिएटली से नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था. दे कम आउट विद वेरियस एक्सक्यूजेस. दैट इज नॉट करेक्ट. लिसन टू द पर्सन. सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है आपको. Sit quietly in a corner and think where you went wrong as a teacher. ठीक है, हमें कोई आपस में लड़ाई तो करनी नहीं है, isn't it? हमें उसको सोचना है, इंटरनलाइज करना है कि हम कहां गलत हो गए और why the principal has told me this. क्यों बोला मेरे को प्रिंसिपल सर ने ऐसा? कुछ रीजन होगा ना, तभी बोला होगा. So I must try to find out the reason. और अगर फिर मेरे को इंटरनलाइज करने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, ऐसा हो सकता है, देन आफ्टर 2-3 days यू मस्ट गो टू द प्रिंसिपल एंड टॉक टू द पर्सन कि सर मेरा मतलब ये नहीं था. या प्रिंसिपल भी आपको प्यार से समझा देंगे कि दिस इज व्हाट रॉन्ग यू हैव डन एंड नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट डू इट. और नेक्स्ट टाइम यू मे बी डू इट दिस वे. द प्रिंसिपल इज देयर टू गिव सजेशंस. सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है. It is not that, control, authority. My duty as principal is to suggest and tell the person कि why don't you do it like this. वो जो पुराना था ना डंडे वाला जमाना, वो that has gone actually. Nobody wants to, be reprimanded. Nobody wants कि मेरे साथ कोई गुस्से से बोले. कोई नहीं चाहता आजकल. पर आपको फिर भी होता है कि कई बार गुस्सा आ जाता है. बट देन द थिंग्स शुड बी सॉर्टेड आउट एमिकेबली. और उसको मन में नहीं रखना है किसी ने भी. ना प्रिंसिपल ने मन में रखना है कि मेरे को टीचर ने जवाब दे दिया, ना ही टीचर को मन में रखना है कि प्रिंसिपल ने मेरे को डांटा. अगर आप इस एटीट्यूड से चलेंगे, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग फॉर एजुकेशन, फॉर द सिस्टम, फॉर द इंस्टीट्यूशन. अगर हमने किसी को डांटा तो हमने अपने लिए नहीं डांटा है. हमने डांटा है कि बिकॉज मेरी क्लास सफर हो गई है उस टीचर की वजह से. उसने ठीक से नहीं पढ़ाया, मेरे बच्चों को समझ नहीं आया, स्कूल में इनडिसिप्लिन हो गया. देन ऑब्वियसली आई विल गेट एंग्री. ठीक है, बट ये चीज फिर हर आदमी को समझनी है. डोंट बी रिएक्टिव. इमीडिएटली मत रिएक्ट कीजिए, ना टीचर ना प्रिंसिपल. अगर टीचर ने भी कुछ कह दिया तो प्रिंसिपल शुड ऑल्सो नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. ट्राई टू थिंक कि क्यों उस टीचर ने आपको आंसर बैक किया, वाई.
सो आप जब इशू पे पहुंचेंगे कि हाँ ये रीजन है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑल्सो. सो क्रिटिकली एनालाइज एवरी सिचुएशन इन द स्कूल एंड एट होम ऑल्सो. घर में भी हो जाता है रिलेशनशिप्स में, यू गेट एंग्री. आप एक बच्चे क्यों रिएक्ट ज्यादा नहीं करते हैं बताइए? मेरा अपना बच्चा क्यों रिएक्ट नहीं करेगा मैं जब उसको डांटूंगी? बताइए. घर में हम अपने बच्चों को डांटते हैं, गलती करते हैं तो डांटते हैं, पर मेरा बच्चा मेरे को उलट के जवाब नहीं देता. क्यों? नहीं, कमांड की बात नहीं है ये. नो, लेट अस नॉट टॉक अबाउट अथॉरिटी एंड कमांड. आजकल वो 21st सेंचुरी इज नॉट अथॉरिटी एंड कमांड. मेरा बच्चा इसलिए मेरे को जवाब नहीं देता है बिकॉज ही नोज, ही हैज फेथ कि ही इज माई फादर, शी इज माई मदर. उसको फेथ है इस चीज पे, ट्रस्ट है कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे को डांट रहे हैं बट दे विल नॉट मीन एनी हार्म टू मी. ये मेरे को हार्म नहीं करेगी. यही रीजन है ना, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा. मेरा बच्चा, मैं चाहे उसको 10 बार डांटू, वो सुनेगा 10 बार. और मेरा बच्चा कोई गलती कर देगा तो मैं सबसे पहले उसको जाऊंगी सेव करने के लिए कि नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता है, या उसने कर भी दिया तो उसको समझाऊंगी प्यार से. तो दैट फेथ इज देयर, ट्रस्ट इज देयर बिटवीन द पेरेंट्स. जो ट्रस्ट आपके स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल या स्टाफ और प्रिंसिपल में ऑटोमेटिकली नहीं होता है, पेरेंट्स और बच्चे का ऑटोमेटिक है. ठीक है, बट स्कूल में आपके एम्प्लॉयज के साथ दैट इज नॉट ऑटोमेटिक, दैट हैज टू बी बिल्ड. आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा स्कूल में. बट टीचर्स को ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये प्रिंसिपल जस्ट लाइक माय फादर, कि अगर इन्होंने मेरे को डांटा है तो मेरे भले के लिए डांटा है. और वो फिर प्रिंसिपल को भी उतना वो अच्छा बनना पड़ेगा. ये नहीं होगा कि प्रिंसिपल नहीं, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो आई एम अ प्रोफेशनल, आई कैन स्कोल्ड देम, इट इज माय अथॉरिटी, इट इज माय कमांड. नो, अगर आप अथॉरिटी और कमांड में ही चलते रहेंगे यू विल नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट, नंबर 1. नंबर 2, आप टीम बिल्डिंग कर ही नहीं पाएंगे. टीम बिल्ड जब तक आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे, और आपका स्कूल भी तब तक डेवलप नहीं करेगा. वो ट्रस्ट बहुत जरूरी है बनाना, और उसी से ही आपका स्कूल सक्सेसफुल होगा. ठीक है. So curriculum and pedagogy in schools, learning should be holistic. Now mind these words, holistic. What is holistic? Overall development. Development of social, intelligence, emotional well-being. पहले हम लोग बात करते थे सिर्फ सोशल कोशिएंट की या इंटेलिजेंस कोशिएंट की. ये सबने सुना होगा और सब बात करते थे इस बारे में. मैं ठीक कह रही हूं? सो बट अब जो एक नया टर्म आ गया है इमोशनल कोशिएंट, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? EQ बोलते हैं ना, इमोशनल कोशिएंट. सो इमोशनल कोशिएंट का मतलब है माय मेंटल वेलबींग, my physical well-being. And what is this mental well-being? Why everybody in this world is talking about mental health these days? Mental health is your emotional quotient. मतलब आपको कोई भी सिचुएशन आती है आप घबरा जाते हैं. दो लोग हैं, अगर दो प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, एक आदमी घबरा जाता है किसी सिचुएशन. देखो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन, पर उसको फेस कैसे करना है, दैट इज आवर इंटेलिजेंस, एंड दैट इज व्हाट न्यू एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट, हाउ यू हैव टू हैंडल. कोई भी सिचुएशन हो गया, दो लोग हैं, वो दोनों डिफरेंटली हैंडल करेंगे. एम आई राइट और रॉन्ग? एक आदमी घबरा जाएगा और हाथ पैर फूल जाएंगे कि अब मैं क्या करूं, ये हो गया, ये हो गया, ये. एक आदमी ऐसे करेगा तो दैट मीन्स कि वो आदमी एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, बट अपने दिमाग में बस सोच रहा है कि ये तो कितना गलत हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा होना था. ये फीलिंग बड़े लोगों में बहुत बार आती है, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी ओनली. यस. और दूसरा आदमी जो है वो घबराएगा नहीं, वो सोचेगा कि अरे भैया व्हाट इज द इशू,
ही विल गो टू द मेन इशू कि इसका जो होने का कारण ये है, और उस कारण को वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो दैट मीन्स कि उसका इमोशनल कोशिएंट इज हायर एंड बेटर, एंड ये जो आदमी घबरा गया एंड ही इज नॉट डूइंग एनी एक्शन, इसका इमोशनल कोशिएंट इज लो। So that means I have to have emotional quotient of the other person always. घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत सब घबराते हैं, but immediately you should come out of that and start your action. जब तक आप उस पर एक्शन नहीं करेंगे वो सिचुएशन और भी खराब होती जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो सिचुएशन को खराब नहीं होने देना है, उसको संभालना है। सो अगर मैं उसको संभाल पाता हूं, दैट मीन्स आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और वो स्ट्रॉन्ग का मतलब इमोशनली आई एम स्ट्रॉन्ग। आई होप आई एम क्लियर। समझ आ गया ना ये कि और एग्जाम्पल देना है कोई? ओके। सो नाउ होलिस्टिक मीन्स माई मेंटल हेल्थ, माई इमोशनल हेल्थ, my social health, how I interact with each other, my interpersonal skills and intrapersonal skills. My interpersonal skills is how good I am at convincing others. कई बार होता है आपका टीचर, आप टीचर का नहीं सुनते हो, टीचर आपको बहुत कहता है कि नहीं सर ऐसा करेंगे, या मैं ऐसा कर लूं। कई बार टीचर्स पूछते हैं, तो आप बीइंग प्रिंसिपल, मे बी यू फील अथॉरिटेटिव और इन कमांड, यू से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डोंट डू दिस ना, आप ऐसा बोल देते हैं। बट एंड और वो जो टीचर जो आपको बता रहा है कि मेरे को ऐसा करना है, ही विल फील हेल्पलेस, क्योंकि उसको तो आपसे ही परमिशन चाहिए ना, और आप नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या, उसकी क्या फीलिंग होगी बताइए उस टीचर की? डिप्रेशन। हाँ जी, डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेशन, उसको लगेगा नोबडी इज लिसनिंग टू मी, दैट मीन्स आई डोंट हैव गुड आइडियाज। उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, वो आगे से आपके पास कुछ पूछने आएगा भी नहीं। आगे से वो आपको कोई सजेशन नहीं देगा, ना आपके पास आएगा कोई सजेशन लेने के लिए, बिकॉज ही हैज लॉस्ट फेथ इन यू, और ही हैज लॉस्ट फेथ इन हिमसेल्फ ऑल्सो, कि अच्छा मैं नहीं कर सकता इसलिए मेरे को अलाउ नहीं किया गया। राइट? सो डू यू थिंक दिस सिचुएशन इज गुड? नो। माई ड्यूटी एज प्रिंसिपल इज टू uplift the esteem of my staff. Right? Yes. So that is my first job. Then only I'll be able to create that faith in the institution. Okay? So holistic development is clear? Yes. Overall development, that means physically, health-wise, mental health, academics, life skills, हर चीज बच्चे में complete हो, then only it is holistic development, and he is happy. आजकल happy classrooms का बहुत फैशन है, उसको भी थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। हैप्पी डज नॉट मीन कि आप जो मर्जी करते रहो। कई लोग सोचते हैं ना कि नहीं, माय क्लास हैज टू बी हैप्पी, और मैंने किसी को डांटना नहीं है, मैंने किसी को कुछ कहना नहीं है, द थिंग्स विल वर्क। नो, द थिंग्स विल नॉट वर्क ऑन देयर ओन। आपको प्लानिंग, स्ट्रिक्ट प्लानिंग, पेडागोजी, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। हैप्पी मीन्स कि आप बच्चे को आज हैप्पी चाहते हैं कि पूरी लाइफ हैप्पी चाहते हैं? दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन। बताइए। कई लोग, मैंने देखा है कई टीचर्स को, वो चाहते हैं कि मेरी क्लास कुछ बच्चा कुछ भी करता रहे, मैंने तो अपना लेक्चर दिया एंड दे शुड बी हैप्पी विद मी, मेरे बारे में बच्चे कुछ ना बोले, बस दैट्स इनफ। बट डू यू थिंक दे आर गुड टीचर्स? नो। हैप्पी क्लासरूम्स फॉर मी इज कि हमने बच्चों को अपनी बेस्ट पढ़ाया, बेस्ट दिया, अच्छे से प्रिपेयर किया। जो भी आपको वेबसाइट पढ़ाई, आप उसमें से किसी एक वेबसाइट पे गए, आपने अच्छा सा वीडियो ले लिया, कुछ मतलब वहां से ले लिया, पीपीटी ले लिया, कुछ आइडियाज ले लिए, कुछ एक्स्ट्रा आपके बुक से अलावा है वो ले लिया, वो बच्चों को दिया, और आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं। आप स्ट्रिक्ट टीचर हैं। सो और दूसरा टीचर है कि उसने बिल्कुल छोड़ दिया आपको, जो मर्जी करते रहो, तो उसमें आपको कौन सा टीचर बेटर है? पहला वाला, चाहे वो स्ट्रिक्ट है, नो प्रॉब्लम। बिलीव मी, मैं क्लासेस में जाती थी एज प्रिंसिपल, आई हैड अ परफॉर्मर टू आस्क द स्टूडेंट्स हाउ दे फाइंड द टीचर, पूरा परफॉर्मर। और वो टीचर के सामने नहीं, टीचर क्लास से चले जाते थे, हम बैठते थे और बच्चे उस पर फिल करते थे। एंड बिलीव मी, जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी उसके बारे में बच्चे टीचर्स के बारे में ये लिख रहे थे
मैडम इज वेरी स्ट्रिक्ट बट शी इज अ गुड टीचर। मतलब बच्चे ने ये भी कह दिया कि शी इज अ गुड टीचर, पढ़ाती बहुत अच्छे से बट स्ट्रिक्ट है। दैट मीन्स कि ही हैज लाइक द टीचर, राइट? सो स्ट्रिक्ट मीन्स कि वी शुड फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये आपको करना है और इतने टाइम में करना है, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। So holistic development is clear. Then we come to next word, integrated. What is national integration? Everybody has to get together, then only we can do wonders. So in school also, most of the subjects have to be integrated. Now जो आजकल 21st century और plus new education policy में आ रहा है, आपको कि आप पहले भी आपकी एक लिस्ट होती थी सब्जेक्ट्स की, वो मैनुअल्स में है, स्टेट SCRT के मैनुअल में भी है, NCRT के मैनुअल में भी है। अराउंड 20-25 सब्जेक्ट्स वर गिवन कि आप इसमें से चूज कर सकते हैं क्लास 10th में, 11th में जब आप जाते हैं, राइट? आप है कोई 11th 12th स्कूल वाले प्रिंसिपल कोई यहाँ पे? बट एनीवे यू शुड नो, अगर 10th तक का भी स्कूल है तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपका लिस्ट है एक, तो उसमें से बट हमने अपने लेवल पे एज टीचर्स वो कॉम्बिनेशंस बना दिए थे कि PCM अगर किसी ने लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और साथ में इंग्लिश इज कंपल्सरी, एक कोई सब्जेक्ट और ले लेगा, कोई फिजिकल एजुकेशन ले लेता है, कुछ भी ले लेता है, इकोनॉमिक्स ले लेता है। एंड इफ डॉक्टर बनना है तो आपको PCB चाहिए, आपको कॉमर्स में CA बनना है तो आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इंग्लिश तो कंपल्सरी, फिर और 5 सब्जेक्ट। बट कोई भी हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें हमने PCB दिया बच्चे को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके साथ हमने हिस्ट्री दे दिया बच्चे को। है किस कोई कॉम्बिनेशन ऐसा? एट द मोमेंट नहीं है। हालांकि कोई CBSE की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप ये कॉम्बिनेशंस बनाइए, बट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज सच कि हमने वो कॉम्बिनेशंस बनाए और अलग अलग लगा दिए कि जिस बच्चे ने ये लेना है ये कॉम्बिनेशन है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड, राइट? Integrated means we can have the combination of PCB, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस ले लूं, हिस्ट्री ले लूं, कुछ भी ले लूं, यू कैन टेक। और उसमें आपको फिर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स उन सब्जेक्ट्स के भी काउंट होंगे। मीन्स यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स, एनीथिंग। So this is according to the new education policy. I hope I'm clear. Yes. So then we come to inclusive. Inclusive आपको मालूम है कि अभी भी आपके JNK में भी होता होगा कि for special children, कई बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन जो जिनको समझ नहीं आता है या जन्म से ही वो ऑटिस्टिक होता है, और कई बच्चे होते हैं दे कैन स्पीक बट दे कैन नॉट राइट, और बड़े स्लो राइटर होते हैं, पेपर नहीं पूरा करते। कई बच्चे होते हैं स्लो लर्नर्स, कई होते हैं हाइपर एक्टिव की क्लास में पूरा दिन भागे दौड़े घूमेंगे। किसी को एग्रेसिव भी होते हैं ऐसे बच्चे, दूसरे बच्चों को अपना बॉटल से मार दिया, कुछ वो भी करते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के बच्चों के लिए पहले सेपरेट स्कूल्स होते थे, शायद आपके यहाँ भी होगा, श्रीनगर में तो दे सेड की है उनके यहाँ एक ऐसा स्कूल, हाँ, फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द सिस्टम इज इंक्लूसिव। यहाँ पे भी है मैम, आप माइक ऊपर लगे, थोड़ी सी ऊपर लगाए माइक। ये माइक दे दीजिए, आप वही दे सो हेलो, कैन यू हियर द बैक? ओके। सो आपको इंक्लूसिव का मतलब है कि उस टाइप के बच्चे भी आपको स्कूल्स में लेने पड़ेंगे। यू कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन टू सच चिल्ड्रन, एंड दे विल ऑल्सो स्टडी इन द मेन स्ट्रीम, मीन्स दे विल ऑल्सो सिट विद अदर चिल्ड्रन इन द क्लास। तो उस केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि उस बच्चे को भी हैंडल करे, प्लस दूसरे 40 बच्चों को जो अच्छे बच्चे हैं या एवरेज हैं, जैसे कई बार कई क्लास में 5-10 वीक बच्चे भी होते हैं, हर स्कूल में ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में हो रहा होगा, एवरी स्कूल, इवन गुड स्कूल्स, योर DPS एंड ऑल द schools have such weak children in the class. So the teacher has to
cater to the multiple intelligences in the class. There's a theory of Gardner's theory of multiple intelligence. किसी ने शायद सुना भी होगा. So उसमें होता है कि आपकी एक क्लास में 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ही इज गिवन. 8 तरह की. कई बच्चे लैंग्वेजेस ज्यादा पसंद करते हैं, कई बच्चे जो बाद में इंजीनियर वगैरह बनते हैं उनको हाथ से तोड़ना फोड़ना और काम, कोई कंप्यूटर आ गया उसको खोल के देख लिया इसमें क्या है, कार आ गई उसको खोल के देख रहे हैं, देन रीअसेंबल कर रहे हैं. यस. और कई बच्चे लिटरेरी आर्ट्स में, जैसे उनको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है. दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस. और कई बच्चे अपना देयर इज अ थ्योरी, होल ब्रेन थ्योरी, लेफ्ट ब्रेन थ्योरी एंड राइट ब्रेन थ्योरी. मींस कोई बच्चा अपना लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करता है, कोई राइट यूज करता है. बट आजकल जो कहा जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे भी कि आपको होल ब्रेन शुड वर्क टुगेदर. Because left side of brain basically are children who are into innovations. जैसे थिएट्रिकल लोग होते हैं, एक्टर्स बनते हैं, सिंगर्स बनते हैं, तो वो लोग अपना लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं. और जो इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल माइंड, जो बाद में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं, सो राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग, राइट. बट इफ यू यूज द होल ब्रेन टुगेदर यू बिकम अ होल पर्सन. So, inclusive is clear? So, all types of children you have to give admission and they will be studying in your school. And how the teachers are going to handle that, some applying method you have to evolve yourself. How your teacher is going to do it. कि इस बच्चे को भी देख रही है, वो तो टीचर तो आपके पास प्रिंसिपल्स के साथ बहुत आएंगे कि ये बच्चे तो करते ही नहीं है, हम क्या करें. So, you have to devise a policy for that. So, in class has to be happy classroom, enjoyable means you should give your best, support your students as teachers, and you should do, each teacher must know about each child because each child matters. ECM. Then we go to engaging. You must have noticed in class, जब भी आप कोई टेस्ट देंगे या कुछ भी पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है और कुछ बच्चे, आपने जो भी वर्कशीट दी उनको करने को एग्जाम दिया, बच्चों ने 15-20 मिनट्स में 40 मिनट्स के पीरियड में खत्म कर दिया. होता है ऐसा आपकी क्लास में? हाँ. तो पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रगल करते रहते हैं, 40 मिनट्स उनका पेपर ही पूरा नहीं होता. 40 मिनट्स के बाद भी वो मैम को कह रहे थे, मैम प्लीज गिव मी 1 मिनट. ऐसे बच्चे भी हैं स्कूल में, राइट. बट हाउ अ टीचर इज गोइंग टू हैंडल सच क्लास. 15 अगर आउट ऑफ 40 15 बच्चे हैं या 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने जल्दी खत्म कर लिया, उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, या तो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं because they have finished their work, they have nothing to do now, या वो बैठ के वहां टीचर का कैरिकेचर बना रहे होते हैं. This happened with me once I was taking a round in the school. So जैसे क्लासरूम्स होते हैं, पीछे की खिड़की से मेरी नजर पड़ी तो बच्चे बैठ के अपना कैरिकेचर बना रहे थे, टीचर का कार्टून बना रहे थे, बैठ के अपना स्क्रिबलिंग कर रहे हैं पेपर पे. सो आई सेड, आई मीन दिस इज नॉट ऑन. और बच्चे दिख रहे हैं जो कुछ बैठे हुए. देन आई एंटर्ड द क्लास. आई स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दोस चिल्ड्रन. आई डिड नॉट गो टू देम, ओनली आई जस्ट मूव्ड माय फुट दैट आई एम कमिंग टू देम सो दैट दे आर अलर्ट. सो चिल्ड्रन इमीडिएटली रियलाइज कि मैम हमारी तरफ आ रही है, राइट. And the teacher who was standing here, she also realized that ma'am is going towards them. Though I did not go there exactly there. I was here only halfway, so there only I was slowly walking. So she immediately came, ma'am, they have finished their paper. Her answer was कि मैडम इनको डांटे ना या कुछ बोले ना कि they have finished their paper. So I said, okay, very well, if they have finished their paper. So I came back, then I told the students to be, I mean, to whatever they are doing, they should do it quietly. But I called the teacher later on to my office and asked her कि मैडम वो बच्चे तो कैरिकेचर बना रहे थे आपका, so what is your responsibility in that? So she didn't have any answer to give. So according to multiple intelligence theory, I am supposed to look after each type of child in the class. अगर वो बच्चे ने 15 मिनट में पेपर कर लिया, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पास एक और असाइनमेंट उसके बच्चे के लेवल की रेडी होनी चाहिए, जो कि उसने अपनी, क्योंकि असाइनमेंट जनरली टीचर्स एवरेज बच्चों के हिसाब से बनाते हैं सो दैट एवरीबडी कैन डू इट.
वो बनेगी, बट आपको कुछ एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा बना के रखना है जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को केटर करे। आपको भी पता है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग में फोकस करना है, क्योंकि उन बच्चों का तो नुकसान हो रहा है ना, वो 15-20 मिनट बच्चा वेस्ट कर रहा है टाइम। तो आपको एक और असाइनमेंट बना के रखना पड़ेगा अच्छे बच्चों के लिए, जो कि आप इमीडिएटली उन्होंने खत्म किया उनको पकड़ा दिया, एंड दे विल बी बिजी इन डूइंग। सो कीप योर क्लास एंगेज्ड। कब अपनी क्लास को अगर 40 मिनट्स की क्लास है, उनको 45 मिनट्स का काम दीजिए आप, देन दे विल बी एबल टू फिनिश इन 40 मिनट्स, सो दैट उनको 1 मिनट भी बच्चों को शरारत करने का या इधर उधर सोचने का ना मिले, एंड दे आर कंस्ट्रक्टिवली डूइंग समथिंग। आई होप आई एम क्लियर। हम आपको प्रैक्टिकल बातें ही बता रहे हैं, बहुत हाई फाई फंडास भी दे सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन स्कूल, इन क्लासेस, principal and teachers and students, how they behave with each other and how they do, we are talking about that. Okay. Now this is according to new education policy. Restructuring school curriculum and pedagogy. New design is 5 plus 3 plus 3 plus 4. So what is this 5? Is the foundational course. It will be known as, first 5 is known as foundational course, which is 3 plus 2. 3 is your nursery, lower KG, KG, 3 years, and after that class 1 and 2. So till class 2, you have your foundational course. Then next level is preparatory level, which has classes from 3 to 5. Classes preparatory is classes 3 to 5. Then you have middle section, classes 6 to 8. वो आज भी आपका वैसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा. High school was 9th and 10th earlier. अभी आपका स्कूल हाई स्कूल है ना, और वो 10th तक है. तो हाई स्कूल was 9th and 10th. But now what they have done is they have clubbed from 9 to 12. In 2 phases. उन्होंने उसको phases का नाम दे दिया है, only the name is different. 9th and 10th, उसके बाद 11th and 12th together. और after 10th you can exit also. If somebody wants to leave the school, उसको 10th का certificate मिल जाएगा, and he can go to any other school or college or whatever. Maybe he wants to do some vocational training, let him do whatever he wants. So he has the authority, or he can leave school after class 10. अब इस लेवल पे आपके यहाँ बहुत कंफ्यूजन था कि 10th का एग्जाम बोर्ड का नहीं होगा. कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है? आपको किसने बताया है कि 10th का बोर्ड नहीं होगा? यू नो व्हाट, आपको हमने एजुकेशन पॉलिसी का वो भेज दिया है, कटिंग फ्रॉम एक्चुअल एजुकेशन पॉलिसी. आपके चेयरमैन सर को दिया है, तो सब प्लीज यू डिस्कस विद, इनको दे दीजिएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सबको, आप ले लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी यू आर गोइंग टू हैव एग्जाम्स. नेक्स्ट इसमें है वो वाला, ओके बाद में आ जाएगा. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट. हाँ, सो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि यू आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम्स, 3rd, 5, क्लास 8 एंड 10th एंड 12th. मतलब आपकी जो चेकिंग होगी वो 5 टाइम्स होगी. जो 3, 5 एंड 8 जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी हैं, दे विल डिवाइज अ पॉलिसी कि उनको कैसे कंडक्ट करना है. बट आउटसाइड एग्जाम्स होंगे, एक्सटर्नल एग्जाम्स, ठीक है. अ बॉडी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड एट द स्टेट लेवल, एंड मे बी द पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स विल कम फ्रॉम देयर. चेकिंग विल ऑल्सो विल बी आउटसाइड. सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू डू. फॉर 10th and 12th, board exam is there. The only thing, the assessment is different.
आपका जो असेसमेंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अभी आपके पेपर्स है 80+20 आ रहा है हर पेपर, स्टेट में भी ऐसा ही हो रहा है ना। 80 SCRT में क्या है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और साइंस में शायद आपका JNK में 20 मार्क्स का आपका इंटरनल है, बट और सब्जेक्ट्स में नहीं है। बट CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स में 10th का तो है आपका, उसमें 80+20 लैंग्वेजेस को छोड़ के हर सब्जेक्ट में है। इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, उर्दू में भी नहीं होगा, बट अदर सब्जेक्ट्स आपका मैथ्स, सोशल साइंस सब में 20 मार्क्स इंटरनल एंड 80 मार्क्स की थ्योरी। और ये इवन +2 में भी हो गया है। अगर आप CBSE पे जाएंगे तो +2 में भी यही है। इवन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स इंटरनल है, राइट। सो आपके यहाँ JNK में कोई इंटरनल, देखिए इसमें अभी तक डिबेट्स चल रहे हैं। जो आप कह रहे हो ना कि आपने सुना है कि जी 10th का एग्जाम नहीं होगा, पीपल आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स पॉलिटिकली ऑल्सो। मे बी पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन पूछ लें कि जी 10th का जरूरत नहीं है, वो हो सकता है। वो सब चीजें साइड बाय साइड चलेंगी, बट on this date, according to new education policy, you have to have exam for 10th and 12th. Is that clear? Yes. आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज वो दीजिएगा जरा व्हाट्सएप। नहीं, मैं उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ के सुना देती हूँ आपको। एग्जैक्ट लैंग्वेज जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, दैट लाइन आई विल जस्ट गिव इट टू यू। मैं निकाल लूंगी तो हमें पता होता है कहाँ पे है। ये नीचे है या अपने फोन पे होता है कन्वीनियंस। इसमें भी मेरे को छोटा है आपका फोन। ये एनीवे आई विल शो यू, बाद में जब ये खत्म होगा तो मैं अपने फोन में दिखा दूंगी आपको, दैट्स नो प्रॉब्लम। सो नाउ यू, और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, दिस हैज टू बी फॉलोड अक्रॉस इंडिया। सो अब JNK का भी डिफरेंट सिस्टम, आपके थोड़े से सिस्टम्स फर्क है एट द मोमेंट, बट इसके आने के बाद वो सब सेम हो जाए, कोई डिफरेंस नहीं होगा। स्टेट बोर्ड भी वैसे ही चलेगा, CBSE भी वैसे ही चलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। NCERT भी वैसे ही चलेगी, SCERT जिसके बेसिस पे आप चलते हैं वो भी वैसे ही चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ NCERT देयर इज नो चेंज। अब छोटा मोटा चेंज कई बार लोग इंटरनल अपनी स्टेट्स में कर भी लेते हैं, ठीक है, बट ये जो एग्जाम्स वाला है ये नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, आपका बेस क्लास अगर 10th है, आप 10th के बाद एग्जिट भी कर सकते हो, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, उसके बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। सो इसलिए आपका ये एग्जाम, बट द असेसमेंट इज डिफरेंट। मीन्स इट नाउ फॉर दिस, फॉर असेसमेंट देयर इज अ शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंस प्रोजेक्ट वर्क, वो आएगा आपका सारा इसमें। करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट टू इट्स कोर। अभी कल ही मैंने एक और व्हाट्सएप पढ़ा है जिसमें लिखा है कि कंटेंट कम नहीं हो रहा है CBSE का, ठीक है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि कंटेंट चेंज होगा, कम होगा। बट yesterday only I read in a I don't know, somewhere I read that it is not going to change this year. So आपके तो 9th and 10th है अभी आपके पास इस स्कूल में है। So but to make space for critical thinking, we have already done critical thinking and analysis, and then it has to be more holistic, discovery based. Allow your children to think. जब हम ना लोगों को बंद कर देते हैं कि आपको यही करना है, तो वो बच्चा अपने जो है ना उसी में अपनी शेल में चला जाता है और उतना ही सोचता है जितना उसको अलाउ किया जाता है। सो अलाउ चिल्ड्रन टू थिंक, आस्क वेग क्वेश्चंस ऑल्सो। समटाइम्स कई बार बच्चे फनी क्वेश्चंस भी पूछते, लेट देम आस्क,
बच्चों को रोकिए मत, क्योंकि एक बार हमने कह दिया ना बच्चे को कि नहीं चुप से बैठ जाओ तुम, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उससे वो बच्चा अंदर ही अंदर जो भी सोच रहा है वो खत्म हो जाएगा। और जो बच्चा सोचेगा, जो आदमी भी है, आप खुद अपने पे भी लीजिए, अगर हम सोचना बंद कर देंगे तो हमारी डेवलपमेंट इज जीरो। सो अलाउ योर चिल्ड्रन टू थिंक एंड फाइंड देयर ओन व्यूज, लेट देम इनोवेट। एक गांव का बच्चा भी इनोवेशन कर सकता है। आपके वॉट ब्रदर्स ने वो एरोप्लेन चलाना सिखाया आपको, अगर वो उसको चाय की केतली को नहीं देख रहा होता कि उबल के पानी जब वो बन रही है, भाप बन रही है, तो वो हिल रहा है, वो आपका जो ढक्कन है, तो वो कैसे बनता है एरोप्लेन? अगर उसको अलाउ नहीं किया होता सोचने को तो नहीं होता ना आपकी इनोवेशन। तो आपके बच्चे, कोई भी बच्चा इनोवेशन कर सकता है, बट यू जस्ट अलाउ हिम टू थिंक। आपको जैसे सर ने कल बताया था, ये जो लोग थे गैलीलियो वगैरह, इनको दे वर पनिश्ड for whatever they innovated, whatever they told the world, they were punished for that. अगर उन्होंने पनिश नहीं किया होता तो हो सकता है गैलीलियो कोई और भी आपको इनोवेशन करके दे देता। सोक्रेटिस हैं, ये आपके प्लेटो सर डिस्कस दैट, अगर उनको उस टाइम बोलने दिया होता, द सिस्टम जो था उस टाइम, अथॉरिटी आपका उस टाइम चर्च वॉज सुप्रीम, सो उसके अगेंस्ट बोलना वॉज नॉट अलाउड एट ऑल। बट वो उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे थे, वो तो इनोवेशन कर रहे थे बेचारे, बट वो उनको इनोवेशन से भी मना कर दिया गया एंड दे वर पनिश्ड। और अगर वो जिंदा रहते तो हो सकता है आपको बहुत सी और चीजें भी मिल जाती, और जो आज का बच्चा भी आपको दे सकता है। सो प्लीज अलाउ योर चिल्ड्रन टू थिंक एंड अलाउ योर टीचर्स ऑल्सो टू थिंक। बट थिंक में एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ आई विल जस्ट टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। एक होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक स्कूल की पॉलिसी बना लेते हैं, और जैसे मैंने पहले बोला कि वो जो पॉलिसी बनेगी, जो भी पेडागोजी आप मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे कि हम स्कूल में ये फॉलो करेंगे, वो हम सबको साथ लेके चलेंगे। मतलब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उनके व्यूज लेंगे, फिर फाइनल व्यू इज माइन एज प्रिंसिपल, फाइनल डिसीजन मेरा ही है, बट मैंने सबके व्यूज लेके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, और उसके बाद एक मेथोडोलॉजी बनाई, और वो मेथोडोलॉजी मैंने स्टाफ को दे दी। अब सबसे डिस्कशन हो गया, सजेशंस हो गया, मैंने पढ़ भी लिया, मैंने अपना भी रिसर्च किया, सब मिला के जो बेस्ट प्रोडक्ट निकला, उस प्रोडक्ट में फिर मैं बार बार चेंजेस नहीं करूंगा। ये भी एक रूल है एडमिनिस्ट्रेशन में। कई बार होता है ना कि प्रिंसिपल ने आज कुछ कह दिया और कल फिर आप गए पूछने, दूसरे आदमी को कुछ और बोल दिया, तीसरे दिन फिर कुछ और कह दिया कि नहीं ऐसे कर लो। सो दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज, गुड एडमिनिस्ट्रेटर इज जो पहले फाइनल डिसीजन लेने से पहले डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, सबसे पूछते हैं, सबको साथ, टीम बिल्डिंग, सबको साथ लेके चलते हैं, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आता है फिर उसमें चेंजेस नहीं करना है टिल द टाइम कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि मैंने एक को कुछ और कह दिया, दूसरे को कुछ और कह दिया, तीसरे को कुछ और कह दिया। प्लीज डोंट डू दिस। आई शुड स्टिक टू माई वर्ड्स, राइट? सो द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज जो हर रोज अपने रूल्स चेंज नहीं करता है। अगर मैंने आज कोई रूल बना लिया, क्योंकि हर साल नया आप बिगिनिंग ऑफ द सेशन में मीटिंग्स करते हैं, सब्जेक्ट मीटिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स होती हैं, स्कूल मीटिंग्स होती हैं, तो उनमें जो कुछ भी आप इस साल के लिए, क्योंकि पिछले साल जो आपने किया हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट थी, अब इस साल के लिए मेरे को नहीं बनाना है सब कुछ। जो पुराना अच्छा था वो मैं साथ लेके चलूंगा, जो मेरे को चेंजेस करने हैं अब साल के बाद वो मैं अब इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो मैं 10 साल पहले कर रहा था मेरे को वही करते जाना है आज भी। हर साल मेरे को नई पॉलिसी बनेगी, नया डिसीजन होगा, नई एडिशंस होंगी, डिलीशंस होंगी, कुछ जो लास्ट ईयर काम नहीं किया, कोई पॉलिसी ने काम नहीं किया लास्ट ईयर, सक्सेसफुल नहीं रही, तो मैं उसको क्यों कैरी करूंगा, उसको तो चेंज करूंगा ना। बट वो आप नेक्स्ट ईयर में चेंज करेंगे।
नेक्स्ट से फिर वही प्रोसेस होगी, सबसे डिस्कस करो, सब डिपार्टमेंट्स आप सब बैठ के मीटिंग करें, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, स्कूल का क्या सिस्टम होगा, मैगजीन कब निकलेगी, हुज ड्यूटीज लगा दीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन की कौन क्या काम करेगा, कौन CBSE वर्क करेगा, कौन स्टेट एजुकेशन बोर्ड का काम करेगा, कौन आपकी रिसर्च करेगा, ये सब आप शुरू से, कौन मैगजीन बनाएगा, सब चीजों पे शुरू से ड्यूटीज लगा दीजिए, कौन एग्जामिनेशन इंचार्ज है। तो और उस आदमी को, नए आदमी को अगर बनाते तो उसको ओरिएंटेशन दीजिए आप कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क। और लास्ट ईयर से हो सकता है हम कुछ डिलीट करें, नए साल में कुछ नया ऐड कर दें। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस स्टेज पे होनी चाहिए, चेंजेस। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रिंसिपल को भी पता है कि क्या पॉलिसी बनी है, और सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए। वर्बल सब हो गया डिस्कशन, उसके बाद एवरीथिंग इज राइटिंग एंड एवरीबडी हैज टू साइन इट and keep it in the library or wherever you want to keep, so that everybody is aware this is what I have to do. और सबको वो देना चाहिए so that everybody knows. ये नहीं कि वो प्रिंसिपल के टेबल पे पड़ा रहेगा और लोगों को पता ही नहीं मैंने क्या करना है। ठीक है, अवेयर होना बहुत जरूरी है। और डेलीगेट करना, सब कुछ अपने पास मत रखिए। There's a book also there ना, do not keep your monkeys on your shoulder always. दूसरों के monkeys भी अपने शोल्डर पे मत रखिए। डेलीगेट, जो आपका काम हो गया सबको डेलीगेट कीजिए, सबको बताइए, एजुकेट कीजिए। उसके बाद यू आर देयर टू मॉनिटर एंड सजेशंस। फिर प्रिंसिपल का ये 2 काम रह जाते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होना है, बट इतने भी फ्लेक्सिबल नहीं होना है कि लोग फिर स्टाफ रूम में जाके बात करें कि ये तो हर रोज ही प्रिंसिपल पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, दैट इज बैड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके, नाउ द शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी, योर कोर स्किल्स। एवरीबडी हैज सम क्वालिटी, आइडेंटिफाइड। पहले तो अपनी आप क्वालिटी आइडेंटिफाई कीजिए कि यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू आर अ गुड रिसर्चर, यू आर एक्शन। कई लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उन्होंने ज्यादा बात नहीं करते, बस एक्शन पे जोर देते हैं। सम पीपल हैव दैट क्वालिटी। सो आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम कीजिए, उसको बिल्ड कीजिए, उसी में आगे बढ़िए। करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट। नाउ according to new education policy, they don't want to give too much to the child in a year, so something is going to be reduced and make space for critical thinking and more holistic, discovery based, discussion based and analysis based learning. Your learning and teaching has to be based on critical analysis. Students will be given increased flexibility and choice of subjects to study. I have already explained this. Next. No distinction in curricular, extracurricular or co-curricular activities. Means academic and your other activities, your sports, your curricular activities like debates, competitions. You people must be having those monthly activities in your school. I have seen your calendar where you have mentioned also. So that is very good, but it should go side by side. ये नहीं होना चाहिए कि आपने डिबेट करवाना है तो उससे आपका स्कूल डिस्टर्ब हो जाए। आपकी मंथली एक्टिविटी सेट है कि आपने इस मंथ में करना है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। सो ऑल द चिल्ड्रन एंड ईच चाइल्ड हैज टू गो ऑन स्टेज एटलीस्ट 3-4 times in a year. Stage oriented activities give that confidence to the children. So that is a must. Maybe in assembly, when you have your class assembly, maybe more number of children should be involved so that they lose that fear to go on the stage. They should be fearless. मैंने देखा है कई बड़े बड़े लोग भी नहीं बोल पाते हैं। दे आर PhD and they are, I know, very well educated, but when it comes to communication, they are not able to communicate. And some people, their language is good. They can speak good English, they can speak good Hindi, but coherence is not there. वो शुरू कहीं और से करते हैं, एंड कहीं और करते हैं जाके। There is no coherence. So आपका जो आइडिया है, जो सब्जेक्ट मैटर है, it should be in phases. उसका रिलेशन होना चाहिए आपस में। मतलब आप शुरू कहीं और से करें एंड फिर उससे क्या होता है कि आपका ऑडियंस कंफ्यूज होता है। क्लास में टीचर अगर ऐसा है, कई बार होता है ऐसा टीचर कि वो खुद ही कंफ्यूज होता है और बच्चों को भी कंफ्यूज करता है। एंड एज प्रिंसिपल्स यू मस्ट हैव सीन सच टीचर्स इन योर स्कूल। वो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड,
लेसन प्रिपेयर नहीं होता है, वो फिर ऐसे अगर आप खड़े हो जाओगे आके तो आप शुरू कहीं और करोगे, एंड कहीं और करोगे, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चों को हमने स्पेसिफिक नॉलेज देनी है, और अपने आप अगर हमें डाइवर्ज करना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा देना है, पहले हम खुद पढ़े, देन उसको बच्चों को दें। एज ए टीचर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी मैं बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा। सो प्लीज वर्क ऑन योर ओन कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज टू बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, till preferably till class 8. 9th onwards it's all English, except for your Urdu और हिंदी जो भी आप पढ़ाते हैं बच्चों को, वो तो उसी लैंग्वेज में होगा, but other subjects have to be in English. They should understand and they should be able to communicate also. Students whose medium of instruction is local home language will begin to learn science, maths bilingually in class 6, so that by the end of grade 9 they can speak about science and other subjects both in their own language and English. Next. So Sanskrit or I think you people have Urdu in your schools as third language, so that is a must. Whatever is your third language, maybe your home language, that is a must. And I think you people are having from class 1 Urdu. But in other schools, generally they start from class 5. Sanskrit, they start from class 5. So concerted curricular and pedagogical initiatives, including the introduction of contemporary subjects such as artificial intelligence, I discussed about it, design thinking. Now what is design thinking? Whatever we do, we think first. पहले आप सोचते हैं, उसका मटेरियल इकट्ठा करते हैं, प्लान करते हैं, उसको सीरियल वाइज लगाते हैं, दैट इज डिजाइन थिंकिंग। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, दैट इज नॉट डिजाइन थिंकिंग। होलिस्टिक हेल्थ, दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ। Organic living, that is children are doing agriculture, environment friendly, etc. will be started at relevant stages. It will be undertaken to develop various important skills in students at all levels. Now due to all these subjects, all these teachings, children are going to become more confident. And as I told you in the very beginning, that the project based learning, when you study in a group, you understand better, your life skills are better. So every student will, I'll explain this in detail later. So every student will take a 1 year long course, means the government wants you to do some activity, some hobby activity the child has to take in school. And the program should run throughout the year. Like somebody, or maybe you can take it as term wise also. In first term some other activity, second term some other activity. So for that you have pottery, you have gardening, you have agriculture, you have environment, and then electric work is also there, carpentry is there. So, and ultimately if you want to take it up as a profession, because it is skill development. If you are having all these in your school, and term wise, if one child is has taken carpentry in first term, and second term let him take electrical works, so उसके पास 2 skills आ गई आपकी, carpentry की भी आ गई और electrical की भी आ गई. So ultimately if he wants to go to that, ITIs are there where you have actual proper courses, 3 years courses, or 1 year course is also there for electricals and for carpentry and all. He can go in for that and he can take up as profession also ultimately, right? So next. So basic training in health, including preventive health, mental health, nutrition, personal and public hygiene, and first aid. Now, nutrition. Why nutrition is given so much of importance? Can anybody tell me why we give so much of importance to nutrition? Other terms I have already explained. Nutrition is, you must have heard कि पेरेंट्स आके कंप्लेंट करते हैं कि सर ये तो सोता ही रहता है, पढ़ता नहीं है. बोलते हैं पेरेंट्स ऐसे.
या बैठा रहता है या टीवी के सामने बैठा रहता है या फोन ही लेके बैठा रहता है, पढ़ता नहीं है. What is that? Generally, whenever your children are in board classes and you want children to grasp more, to be more energetic, to be more active, you prefer that they should be taking liquid diets. Liquid diets, I mean they can take juices, they can take milk, they can take soups, right? And they can eat more of vegetables, cut vegetables or salads. So if you give these kind of foods to child and less of chapatis, I don't know, you eat more of chawal, I think, in J&K, but less of chawal. Your child will be more active. Even as elders, we will also be more active. अगर हम घर के प्लेट खाते हैं तो उसका हाफ प्लेट खा ले जाता है. And have more of, maybe whatever chicken they are having, let them have that. So that will make your child more agile and active. Your teachers will also become more agile and active if they adopt this kind of nutrition. And we want every individual has to be agile, active, and energetic. Anybody who is not energetic will not be successful, cannot be a good teacher also. I am a retired person. Sir, professor is also retired. You know what is our age? But I am able to stand in front of you for 6 hours at a stretch. No problems. And I can see some youngster, very young people, but they are not able to do that. Class में जाएंगे, chair पे बैठ जाएंगे. It's not good. If my children are sitting like this, I am also sitting here. I am not even able to see who's sitting at the back. So क्या मैं class को look after करूँगा? नहीं कर सकता ना? I have to be on my toes as a teacher. मेरे को पढ़ाना है, खड़े होके पढ़ाना है, दिखा के पढ़ाना है सब कुछ क्या पढ़ा रहा हूँ. और मेरी नजर हर बच्चे पे रहनी चाहिए. अगर मैं बैठ के कहता हूँ, okay, open your books, page number so and so, read. कई टीचर्स करते हैं ऐसा भी. But this is not the way to teach. And in 21st century and according to your new education policy, it is totally out. And the principal will 100% scold you. So we want such teachers who are active, agile, energetic, and वो ऐसा नहीं है कि 6 घंटे खड़े होने के बाद वो थक जाते हैं. Yesterday, after the workshop, I went to Gulmarg. The person who took us around, he said, "Madam, you must be tired." I said, No, what tired? Let's go. You need to be active and agile. And पहाड़ी तो वैसे ज्यादा active और energetic होते हैं. इतना चलने की आदत होती है पहाड़ियों को. Isn't it? Yes. I am also पहाड़ी. That is why I am saying. I can walk the whole day, no problems. So, and the principal also should not be sitting in the office. They should be on ground. No teacher should know where is the principal. Anytime you can go to anybody's class, take your observation sheet and go to the class and observe the class, how the teacher is teaching. Be active. कोई सेट पैटर्न नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 बजे राउंड पे जाना है बस. वो फिर सबको पता होता है 10 बजे राउंड पे आएंगे, उसके बाद सब राम राज. Everybody is sitting then after that. So these are all practical tips. So the principal also should not allow people to know when the person is going to be on ground. Maybe throughout time on ground. What I used to do as principal, जब तक मेरे बच्चे स्कूल में हैं, they used to have extra classes, morning time also 0 period, and after school also 1 hour extra class every day, 10 and 12. So जब तक बच्चे वो चले नहीं जाते थे extra class attend करके, I used to be on my toes. उनके जाने के बाद I used to sit at my room and do my official work, whatever has to be done. So हर टीचर को भी आफ्टर स्कूल रुकना, कभी कोई एक्स्ट्रा काम हो गया, कोई करेक्शंस रह गई, आप करेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि जी टाइम नहीं था स्कूल में. टाइम नहीं था तो भैया स्कूल के बाद रुक के कर लेते, घर ले जाते. You have to do it sometimes. अब वो जमाना नहीं है कि जो आपने किया टीचर ने, वो पेरेंट्स भी आजकल बोलते हैं ये चीजें, पेरेंट्स भी नोट करते हैं. So to be good in the eyes of the parents and the children and the administration, you really have to work hard.
So this is expected from each teacher. And when we are expecting something from teachers, this is expected from you also by your administration. You should be very clear about it. And people do not sleep over the things. Everybody is watching. हो सकता है कोई अभी ना बोल रहे हो, but these things are going to come. Right? So we should decide for ourselves कि मेरे को पहले as principal क्या करना है. Then I should make myself very clear to my staff कि this is what is expected from you. कई बार होता है ना कि हम बताते नहीं है किसी को कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. रिलेशंस क्यों खराब होते हैं? हम बताते ही नहीं है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों से, या एक बच्चा अपने फादर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. वी डोंट डिस्कस दीज थिंग्स, राइट? तो दूसरा आदमी अनकॉन्शियसली वो चीजें करता रहता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए. So same thing, principals, it is my request to all the principals, whenever you take monthly, you should be taking staff meeting, and HODs should be taking weekly meetings, कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्लास में कैसे पढ़ाया, और उसका सारे का जो मूल्यांकन है प्रिंसिपल करेंगे अपनी स्टाफ मीटिंग. So the principal knows कि हर टीचर क्या कर रहा है. So please make yourself very clear in the beginning of the session itself कि आपको हमने प्लानिंग दे दी कि कैसे पढ़ाना है. सारे साल का सिलेबस हमने आपको डिवाइड कर दिया इन 2 terms, मंथ वाइज एंड वीक वाइज. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हर लेसन प्लानिंग के क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, क्या लर्निंग आउटकम्स है, और क्या मैं एक्टिविटी करूंगा उस लेसन को पढ़ाने के लिए टीचर, वो सब कुछ रेडी करके आप बिगिनिंग ऑफ द सेशन में टीचर्स को दीजिए और बड़ा क्लियरली बोल दीजिए कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द टीचर्स. यू हैव टू स्टैंड एंड टीच. नोबडी इज गोइंग टू सिट एंड टीच इन द क्लास. दैट इज द सिस्टम ऑफ द स्कूल. इट नीड्स टू बी फॉलोड. ठीक है? पैसिव रहना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पैसिव अगर रहेंगे तो मेरा स्कूल अच्छा नहीं चल सकता है. एंड दैट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन शुड बी देयर कि पूरे अनंतनाग में मेरा स्कूल बेस्ट होना चाहिए. कितने लोगों में ये फीलिंग है? सब में है. तो नेक्स्ट टाइम हम देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं और कैसे होता है कि किसका स्कूल बेस्ट आता है. आई हैव टू बी द बेस्ट एंड माई स्कूल हैज टू बी द बेस्ट. दैट शुड बी द स्पिरिट. इज इट ओके? जैसे हम सोचते हैं ना कि मेरे घर में मेरे बच्चे सबसे बेस्ट होने चाहिए, तो उसी तरह से आप स्कूल के बच्चों के लिए सोचें कि हमारे स्कूल के बच्चे सबसे बेस्ट होने चाहिए. सेम फीलिंग, बिकॉज वो भी आप ही के बच्चे हैं, राइट? So the system of assessment is going to change in 10th and 12th also, for other classes also. It will be more of practical based, project based, learning will be there. So marking, Viva will be there. Every class will be conducting those Vivas on the project. So marking will be based on those things. So new assessment system, CBSE and MHRD, they have worked together with the help of British Council. How many of you have heard about British Council? ब्रिटिश काउंसिल है जो इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी एंड ऑफिशियल यूके बेस्ड कंपनी हु आर लुकिंग आफ्टर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड हाउ दे आर गोइंग टू इंटरनेशनलाइज द लर्निंग. अगर हम यहाँ पे मनी पढ़ा रहे हैं, इंडियन रूपी पढ़ा रहे हैं आपको, तो वहां पे वो पाउंड्स और पेंसिल्स कैसे पढ़ाते हैं और कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं मार्केट में. ठीक है? So this is how, I mean, they have come out with the help of Alpha Plus. There is a company who have come out with the assessment policy. CBSE, MHRD, British Council and Alpha Plus. These 4 people have got together and they have given you the policy of assessment, which was launched last week. So that document is also available. We will send it to your chairman, sir. Okay? So he can share it with you. So the school bags need to be light. ये तो बेकार काफी देर से हम जब बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि स्कूल बैग हैवी नहीं होने चाहिए, और स्पेशली जैसे ये एरियाज है जहाँ पे स्कूल बसेस ज्यादा नहीं है और बच्चों को पैदल चलना पड़ता है, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है बैग हैवी उठाना, राइट? सो उसको कैसे लाइट किया जाए, उसके लिए एक तरीका देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि दे मे रिड्यूस द सिलेबस और दे मे रिड्यूस द बुक्स, बट एट प्रेजेंट व्हाट आई फील व्हाट वी शुड बी डूइंग इज कि बच्चे को टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स लेके आए. जिस चीज का पीरियड ही नहीं है, व्हाई इज कैरिंग बुक्स एंड कॉपीज ऑफ दैट?
तो वो अवॉइड करवाइए, रफ कॉपी एक ही करवा दीजिए, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। बट अदरवाइज मेन बुक्स तो जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसकी तो लेके जानी ही पड़ेगी आपको, सो यू हैव नो चॉइस देयर। ये आपके लिए अच्छा, नो बोर्ड क्लासेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट ये भी आपके लिए। नेक्स्ट this is important for you. This is topic centered and project based clubs, circles will be highly encouraged and supported at the levels of schools, school complexes. आप लोगों का भी स्कूल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 8-9 स्कूल इकट्ठे होके अपना कुछ काम करते हैं। इसमें ये जो CBSE या जो गवर्नमेंट आपको कह रही है कि इंडिविजुअल स्कूल तो है ही आपका, बट 8-10 प्रिंसिपल्स अगर इकट्ठे होके लोकल स्कूल्स के मिलके आप इसमें पॉलिसी बनाते हैं, जैसे आप एनुअल का भी अपना करते हैं ना, करिकुलम डेवलप या जो भी करते हैं, वो आप अगर 8-10 स्कूल इकट्ठे बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसमें ज्यादा अच्छा फाइननेस आएगी। जैसे सिलेबस डिवाइड हो रहा है, सपोजिंग इंग्लिश का ही हो रहा है, तो सभी स्कूल्स के इंग्लिश टीचर्स इकट्ठे होके बैठ के बना लीजिए 8-10 स्कूल के, क्योंकि एक टीचर बना रही है एक स्कूल में और वहां पे 10 टीचर्स इकट्ठे होके बैठ के बना रहे हैं, द आउटकम इज गोइंग टू बी बेटर। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि आप एक सर्कल क्रिएट करो 8-10 स्कूल्स का, और उसी में अपना जो भी इनोवेशन आपस में शेयर करो कि आप क्या इनोवेशन कर रहे हो, आपके टीचर्स आपस में शेयर करें, सब्जेक्ट वाइज यू कैन हैव इट कि मैं इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाती हूँ, दूसरा इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाता है, तो हो सकता है दूसरा कोई ज्यादा इनोवेशन कर रहा हो, आप भी फॉलो कीजिए। किसी से सीखने में कोई छोटा नहीं हो जाता है, सब अच्छा है। और एजुकेशन इज टू लर्न। एक एजुकेशनिस्ट जो है वो पैदा होने से लेके मरने तक सीखता ही है, लर्न ही करता है, ठीक है। तो इसलिए आपस में ये कोलैबोरेशन रखें। दिस इज अगेन कोलैबोरेशन 21st सेंचुरी स्किल, ठीक है। तो उसमें आप अपने कॉम्पिटिशन्स भी करवा सकते हैं, को करिकुलर जैसे आपकी डिबेट्स हो गई, कोई मैचेस हो गए स्पोर्ट्स के, वो आप इकट्ठे 8 स्कूलों के कर लीजिए, सो दैट विल बी वेरी गुड। और आपका जो क्वालिफिकेशन है टीचर्स के लिए, बीएड इज अ मस्ट, विदाउट बीएड यू कैन नॉट टेक एनी टीचर इन द स्कूल। और अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नया 4 इयर्स का कोर्स आने वाला है जो कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होगा। अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं ना कि 3 इयर्स का बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, उसके बाद 2 इयर्स का बीएड करते हैं, जो प्रेजेंट सिस्टम है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो 4 साल हो जाएगा, बिकॉज 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। इट विल बी ग्रेजुएशन एंड बीएड टुगेदर। जो स्किल्स एक टीचर के लिए चाहिए वो फर्स्ट ईयर से देना शुरू कर देंगे आप। अभी तो हम 2 साल बीएड करते हैं, वी थिंक दैट वी हैव बिकम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो उसमें 4 इयर्स आपको ग्रिल किया जाएगा और स्किल्स दी जाएंगी, राइट। द स्किल्स यू नो, आजकल कोडिंग एंड कंप्यूटर्स इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो यूफस बुक्स आर प्रोवाइडिंग यू कोडिंग, which is very important for teachers and students both. So that will help you in artificial intelligence and to understand and to grasp knowledge, everything. Next. So your exams, you must be having those TET exams for TGT teachers and for primary teachers. होते हैं यहाँ पे JNK में? नहीं, श्रीनगर में तो बोल रहे थे हो रहे। आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है मिडिल सेक्शन तक या टीचर्स के लिए? आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर्स। या पता कीजिए नेशनल लेवल पे तो हो रहा है, CTET बोलते हैं उसको, फॉर टिल क्लास 8, फिर प्राइमरी सेक्शन का अलग से होता है। और अगर आपको नहीं मालूम और श्रीनगर वालों को मालूम है तो प्लीज चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि श्रीनगर वालों ने 100% बोला है कि ये होता है आपके यहाँ। ओनली द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, बट होता है, तो वो आप भी करवाइए। ओके, नेक्स्ट 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 ये पिछला, इससे पिछला। हाँ, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म, स्वयं इज देयर, दीक्षा इज देयर, ई पाठशाला इज देयर। इसके अलावा एक मैं आपको बताऊं, आपकी स्टेट में भी होगा शायद, आप पता कीजिए,
कि स्टेट जो एजुकेशन बोर्ड है आपका, उनकी कोई वेबसाइट होगी, है ना? तो उसमें आप चेक कीजिए, 100% दे मस्ट बी हैविंग मटीरियल फॉर रिविजन एंड स्पेशली फॉर बोर्ड क्लासेस। 10th और 12th के लिए हमेशा होता है, और वो दिल्ली एजुकेशन बोर्ड की भी साइट पे जाएंगे तो आपको सारा मिलेगा। आपका जो सिलेबस है SCRT का, बिकॉज स्टेट बोर्ड SCRT फॉलो करते हैं, NCERT और SCRT एक ही चीज है। The only difference is NCERT is at the national level, SCRT is at the state level. सेम चीज है, सेम बुक्स है। जो भी बुक्स आप बच्चों को लगाते हो उसमें नेशनल हटा के वो स्टेट लगा देते हैं, बस SCRT बन जाता है। बुक्स आर सेम, सिलेबस इज सेम। ओके, सो आप अगर दिल्ली की साइट पे भी जाएंगे, उसमें भी आपको ये जो मटेरियल है, वेरी गुड मटेरियल दे हैव, वेरी गुड मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में आपको सब मिल जाएगा। Teachers can use it for teaching in the class, for extra knowledge. ठीक है? क्योंकि जब तक टीचर्स रिसर्च नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अल्टीमेटली इट विल हेल्प आवर चिल्ड्रन। सो ये आप कीजिए, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वगैरह, वो सब अब आ रहे हैं इसमें। आपको हर बच्चा एक को ले सकता है वोकेशनल। ठीक है, नेक्स्ट इससे पीछे जाइए। प्रोजेक्ट बेस, अब प्रोजेक्ट बेस उस पे ले लेते हैं नेक्स्ट पे, है ना? सो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो कि हम आपको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। सो अभी प्रोजेक्ट बेस्ड पहले उस पे ग्रुप लर्निंग। So this is what in short new education policy for you people. जो मैंने स्लाइड्स मिस की हैं वो हायर एजुकेशन के लिए है, वो आपके लिए अभी यूजफुल नहीं। आप सभी पहले एक बार खड़े हो जाए, सांस लीजिए। हाँ जी, एग्जॉस्ट हो गया है ना? हाँ, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। आप खड़े हो जाए, लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। असल में जो आप प्लीज ये जो प्रोजेक्ट बेस जो हम यहाँ पे मैम से हमने प्रोटेस्ट की थी कि इसको एक्सरसाइज करिए और इस पर बहुत जोर दे दीजिए। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह कि हम आपके स्कूल में जब आएंगे तो ये प्रोजेक्ट जो बेस है वो हम देखेंगे कि आपके स्कूल में ये प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना वो इसी भी होगी कि श्रीनगर में जो है ना, मतलब साइंस पढ़ना बहुत मुश्किल है बनस्बत गाँव में। अगर हमें प्लांट पढ़ाना है तो श्रीनगर में प्लांट सेब का या कोई भी जो प्लांट हमें कोई पेड़ हो नहीं मिल पाएगा उतनी आसानी से। तो एक तो आप समझते हैं, और वहां पे आप प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। या सेकंड की जो हमने साइंस बनाई है, फर्स्ट की जो हमने साइंस बनाई है, अगर आप देखेंगे ना उसमें वही प्रोजेक्ट बेस्ड साइंस रखी है। मगर बदकिस्मती से जो है कि प्रिंसिपल उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो स्कूल में नहीं जाते हैं, वो नहीं देखते हैं कि हमारे उस्ताद ने कोई प्रोजेक्ट करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर आप LKG की बुक देखेंगे ना, उसमें बच्चे का पे ये फोटोग्राफ लगाना है, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और जब भी हम स्कूल जाते हैं तो किसी बच्चे का फोटोग्राफ उसमें नहीं लगाया होता। तो अगर वो अपना फोटोग्राफ देखेगा, वो अपनी आंखें, नाक, कान सारा कुछ सीख पाएगा उससे। तो अगर कोई वॉशरूम भी जाना चाहता है, आप वॉशरूम जाइए और उसके बाद